नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो देखिए यहाँ पर समास जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ ली है और आप सभी साथ साथ सभी चीजों को नोट करते जा रहे होंगे, अपनी कॉपी में लिखते जा रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए बार बार यहाँ पर रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे जो है क्लास में पिछले सेशन में नहीं बैठे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो ये समाज का टॉपिक हमारा यहाँ पर लगभग 3 सेशन से चल रहा है और अगर आप किसी भी सेशन में, इन 3 में से अगर किसी भी सेशन में बैठे हो तो आप सभी को पता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं हर बार सेशन को स्टार्ट करते वक्त एक बार पूरी आपको रिवाइज करवाती हूँ चीजें जो हमने पढ़ी है लास्ट सेशन में, ताकि आप कनेक्ट कर पाएं कि क्या हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समास यानी कि समास की परिभाषा हमने पढ़ी है, जिसमें हमने कहा समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षिप्त करने की विधि। ठीक है, समास का अर्थ हमने यहाँ पर बताया संक्षिप्त करने की विधि या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया जो है उसे हम समास कहते हैं। यानी कि समासीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे क्या बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और जो वो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जो समस्त पद होता है वो हमेशा दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। और समास को उसकी पूर्वावस्था में लेकर जाना समास विग्रह कहलाता है। तो ये सारी चीजें अगर कोई बच्चा सिर्फ इसको देख लेगा और उसने लास्ट सेशन में अगर पढ़ा होगा तो वो सारी चीजें यहीं पर अच्छे से समझ जाएगा कि क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ से आगे बढ़े थे और यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी थी, जिसमें सबसे जो मेन था वो है समास के भेद। और समास के भेद कितने होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाया है। आप सभी ने अपनी कॉपी में लिखा है। समास के 6 भेदों को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और आपका अव्ययी भाव समास। तो 6 समास हमने यहाँ पर आपको बताए कि 6 भेद होते हैं आपके समास के। उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रत्येक जो समास होता है उसकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। और जैसे यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या होता है, तो उसकी विशेषता मैंने बताई थी कि इसमें उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और दोनों पदों के बीच आए हुए विभक्तियों का लोप हो जाता है। और इसी के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इन विभक्तियों को ही कारक भी कहते हैं और एक बहुत अच्छा टॉपिक हमें मिल जाएगा इसके बाद पढ़ने के लिए, जो है कारक। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो जिसमें हमने तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्तियों का लोप बताया था, तो विभक्तियां आपकी कितने प्रकार की होती है, 6 से 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। तो उसी के आधार पर तत्पुरुष समास भी 6 से 7 प्रकार का होता है, यानी कि 6 तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद हैं जो कि निम्न है। सबसे पहले बताया कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। क्योंकि विभक्तियों का लोप हो रहा है तो जिस विभक्ति का लोप होगा उसी का नाम उस समास को दिया जाएगा। कर्म कारक की विभक्ति का लोप कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति का लोप करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप संप्रदान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति का लोप अपादान तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति का लोप संबंध तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप अधिकरण तत्पुरुष और नयन तत्पुरुष भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो इस तरह से 6 से 7 भेदों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये टॉपिक यानी कि तत्पुरुष समास जो है वो हमारा क्लियर हो चुका था। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और जिसमें हमने शुरुआत में केवल इसके बारे में पढ़ा था कि कर्मधारय समास होता क्या है। तो देखिए चलिए
अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से नोट किया है वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसने नोट नहीं किया है कोई बात नहीं, वो पीछे का बाकी बच्चों से देखकर नोट कर लेंगे और वो यहाँ से शुरू करेंगे और एक एक चीज नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से पूछूंगी भी। और ये मैंने आप लोगों से लास्ट सेशन में भी होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से समास की क्या क्या विशेषता होती है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर अब हम इसको शुरू करते हैं। तो कर्मधारय समास में पहला पद, यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण। अब विशेषण जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसको समझने के लिए तो पहले आपको विशेषण और विशेष्य को समझना होगा, विशेषण और विशेष्य। अब देखिए विशेषण, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हमने अपना हिंदी व्याकरण शुरू किया था तो मैं हमेशा आपको शुरुआत से ही पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चों को कभी भी आपने देखा होगा जो आपकी बुक्स होती है उनमें भी जो आपके शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, क्या होता है वो आपकी पिछली क्लास से रिलेटेड होते हैं। वो चैप्टर क्या होते हैं शुरुआत के, वो पिछली क्लास से रिलेटेड होते हैं, ताकि आप लोगों को एकदम से कोई भी चीज टफ ना लगे, आप लोगों को लगे कि हाँ हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा है। क्योंकि अगर तुरंत क्लास के हिसाब से आपका सिलेबस बढ़ा दिया जाए, आपका चैप्टर टफ कर दिया जाए, तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर आपका शुरुआत करती हूँ सेशन की, जब हमने व्याकरण के सेशन की शुरुआत की थी तो उसमें भी हमने शुरुआत भाषा, लिपि और व्याकरण से ही की थी, जिसमें हमने भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, और जिसमें हमने शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, इन सभी को पढ़ा था। और उसमें ये सारी चीजें यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीजें मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर करवा दी थी। फिर से एक बार बता देती हूँ, विशेषण, विशेषण होता है जो कि विशेषता को बताता है। क्या करता है, विशेषता को बताता है। तो इसकी परिभाषा होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या परिभाषा होगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या होता है, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मोहन बहुत अच्छा लड़का है और राहुल ईमानदार है, तो इसमें विशेषता मोहन और राहुल की बताई जा रही है कि एक क्या है, अच्छा है, और एक है ईमानदार। तो इन दोनों के विशेषण तो है अच्छा और ईमानदार, लेकिन विशेष क्या है, विशेष है मोहन और राहुल, क्योंकि इन दोनों की ही विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि समास जो है वो है संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया, जो संक्षिप्त करती है, छोटे रूप में लिखती है। तो यहाँ पर हम पहले एक जो शब्द है उसको जब हम छोटा करके लिखेंगे, आप देखेंगे जैसे यहाँ पर दिया है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है जो कैसा है, नीला है। ठीक है, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, बुरी है। ठीक है, इसी तरह से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो शब्द है उनको हम यहाँ पर बताएंगे कि इनमें किस तरह से आपका कर्मधारय समास है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि कर्मधारय समास की विशेषता क्या है। तो कर्मधारय समास की विशेषता है कि एक पद आपका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, एक पद आपका उपमान और दूसरा पद आपका उपमेय होता है। सेम ही चीजें हैं उपमान और उपमेय भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो उपमान और उपमेय है, उपमान का अर्थ भी यही होता है विशेषण, और उपमेय का अर्थ भी होता है आपका विशेष्य। ठीक है, तो उपमान और उपमेय, कहीं पर उपमान और उपमेय लिखा जाता है और कहीं पर विशेषण और विशेष्य लिखा जाता है। ठीक है, तो
अब इस तरह से हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। आप सबसे पहले सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे समास की परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा नोट डाउन करेंगे सभी। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। अब देखिए नीलकंठ, उदाहरण के लिए देखेंगे नीलकंठ। अब यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ भी क्लियर करवाई है, यानी कि आपको लिख लिख कर भी मैंने सारी चीजें बताई हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास में, देखिए सारी चीजें हमने बताई हैं कि जो तत्पुरुष समास है या समास की क्या विशेषता होती है। तत्पुरुष समास में हमने एक एक चीज यहाँ पर क्लियर किया है, आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ चीजें आपको होमवर्क में भी दी थी। देखिए ये सब है आपका तत्पुरुष समास। तो अब वहां पर हमारा स्पेस नहीं था, तो कुछ चीजें मैंने आपको लिख कर बताई और कुछ अभी मैं खुद से भी आपको एग्जाम्पल दूंगी। तो पहला उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ हमने कहा पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और कोई भी समस्त पद जो होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है पद। ठीक है, दो पदों से मिलकर बनता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो हमने कहा पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो आपका विशेषण होता है। जैसे हमने कहा नीलकंठ, ठीक है, तो कंठ की विशेषता बताई गई है, कैसा है, नील, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। पहला पद क्या है, विशेषण, विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, नीला है। अगला एग्जांपल देखिए दुरात्मा। दुरात्मा यानी कि दुर यानी कि बुरी, ठीक है, बुरी है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता को बताया गया है कि वो कैसी है, बुरी है। तो बुरा यानी कि शब्द जो है वो विशेषण है और आत्मा शब्द क्या है, विशेष्य है। जिस प्रकार कंठ आपका विशेष्य है उसी प्रकार आत्मा भी आपका विशेष्य है। उसी तरह से दही बड़ा, ठीक है, अब आपने अलग अलग तरह के बड़े खाए हैं, ठीक है, अब ये दही में डूबा हुआ बड़ा है इसीलिए इसको क्या कहा है, दही बड़ा। अलग अलग तरह के बड़े होते हैं, उड़द के बड़े होते हैं या मूंग की दाल के बड़े होते हैं या आलू का बड़ा होता है, बिल्कुल पकोड़े जैसा होता है, ठीक है ना। और बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी के बड़े होते हैं। लेकिन जब उसको दही में डुबो दिया जाए, देखिए विशेषता क्या है कि उसको दही में डुबाया गया है इसीलिए वो क्या है, दही बड़ा है। तो दही इसका विशेषण है, बड़ा जो है विशेष्य है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, ठीक है। इसी तरह से कमल नयन, कमल नयन, नयन यानी कि आंखें। तो हाँ, आंखों को क्या कहा गया है, किसका एक तरह से संज्ञा दी गई है, कैसा विशेषण बताया है, कमल के समान सुंदर, ठीक है। आंखों को क्या कहा गया है, कमल के समान सुंदर कहा है। तो कमल नयन, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो है विशेष्य। समझ आया, कमल के समान नयन। अच्छा समझ आ रहा है सभी को, एक बार हैंड रेज करेंगे। समास सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं, हैंड रेज करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का, पढ़ने का, जब तक आपको ये अच्छे से समझ ना आ रही हो। प्राण प्रिय, देखो एक होता है प्रिय और एक होता है प्राणों से भी ज्यादा प्रिय या प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, लेकिन जो प्राणों के समान प्रिय हो, प्राण प्रिय, ठीक है। प्राण और प्रिय यानी कि प्राणों के समान प्रिय, वो इतना अधिक प्रिय है कि जैसे अपने प्राण, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने कहा कर्मधारय समास, यानी कि जहां पर आपका पहला पद है विशेषण और दूसरा पद है विशेष्य, ठीक है। पूर्व पद आपका विशेषण, उत्तर पद आपका विशेष्य, ठीक है। तो ये है कर्मधारय समास, जिसमें आपका पूर्व पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। और कुछ एग्जाम्पल, और बाकी के एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, और इनको आप नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। देखिए जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चंद्रमुख। क्या समास विग्रह होगा चंद्रमुख का? कौन बताएगा मुझे? क्या समास विग्रह होगा चंद्रमुख का? फटाफट हैंड रेज करेंगे। कुपुत्र। हैंड रेज करेंगे फटाफट, कौन बताएगा? चंद्रमुख, कुपुत्र। इसी तरह से महात्मा, इसी तरह से प्रधान मंत्री। चलिए फटाफट बताइए कैसे इसका समास विग्रह करके कैसे बताएंगे? विशेषण और विशेष्य अलग अलग कैसे करेंगे? कैसे बताएंगे कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष्य है? चंद्रमुख, क्या लिखेंगे? चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, ये भी लिख सकते हैं। चंद्रमुख मुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्र एक मुख का एक तरह से मुख को किसकी विशेषता दी गई है? किसका मुख का विशेषण क्या दिया गया है? चंद्रमा। कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र। कु का अर्थ क्या होता है? कु का अर्थ क्या होता है? बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र। ठीक है, जैसे हमने कहा सुपुत्र, ठीक है, या हमने कहा दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। इसी तरह से कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, यानी कि उसकी विशेषता क्या है कि वो बुरा है, अच्छा नहीं है वो। ठीक है, इसी तरह से महात्मा, महात्मा को क्या लिखेंगे? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, हर कोई महात्मा नहीं होता है। हम किसको कहते हैं महात्मा? जो बहुत बड़े साधु संत होते हैं उन्हें कहते हैं महात्मा। ठीक है, महात्मा यानी कि जिसकी आत्मा महान हो। महान यानी कि हमसे बिल्कुल डिफरेंट, जो हम बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से चीजों में डूबे रहते हैं, अपनी सारी जितनी हमारे आसपास की चीजें हैं, चाहे वो लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, जो लालसा है, इच्छाएं हैं, इन सब में हम डूबे रहते हैं। ना हमारा ध्यान परोपकार की तरफ जाता है, ना हमारा ध्यान दूसरों की भलाई करने की तरफ जाता है, ना हमारा ध्यान सच बोलने पर जाता है, ना हमारा ध्यान झगड़ा ना करने पर जाता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? कभी न कभी किसी न किसी तरह से करते ही है। तो हम तो महात्मा नहीं हो सकते। ठीक है, जो बिल्कुल महान है, जो इन सब चीजों से परे है, वो है महात्मा। महान है जो आत्मा, महात्मा। तो आत्मा की विशेषता क्या है कि वो है महान। ठीक है, इसी तरह से अगला है प्रधानमंत्री। प्रधान यानी कि मुख्य, प्रधान का क्या अर्थ होता है? मुख्य। प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, यानी कि जो मुख्य है। सब, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। ठीक है, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री एक ही होता है, यानी कि वो क्या है? मुख्य है, वो सबका लीडर है, वो सबका नेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कर्मधारय समास यहाँ पर मैंने आपको बताया, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जिसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, यानी कि एक पद आपका उपमान और एक पद उपमेय होता है। और ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। और अभी आपको यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में आप बहुब्रीहि समास भी पढ़ेंगे, तो आपको उसमें भी इस तरह की चीजें दिखाई देंगी, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी आपको कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा
तो क्योंकि जब बच्चे कहीं पर पढ़ लेते हैं और उन्हें अच्छे से याद नहीं होता है, तो दो चीजें जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ गलत है, या तो मुझे गलत पता है या मैम गलत पढ़ा रही है। तो गलत कुछ नहीं है, सब आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर कर्मधारय समास को आप देखते हैं तो उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और इतने सारे एग्जाम्पल, लगभग 8-9 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे नोट भी कर रहे होंगे। फिर से देख लीजिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो बिल्कुल क्या है, विशेषता है, विशेषता बताई गई है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, साफ साफ पता चल रहा है कि कंठ यानी कि गले की विशेषता को बताया गया है कि वो कैसा है, नीला है। ठीक है। कमल नयन, तो कमल के समान सुंदर नयन। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। कुपुत्र, कु यानी कि बुरा है जो पुत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। प्रधानमंत्री यानी कि मुख्य है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो और आप लोगों को अगर समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि आगे कंटिन्यू करते हैं। और कुछ चीजें जो है साथ साथ भी नोट डाउन करते रहिए। शुरुआत में जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस टाइम पे रुक जाइए, जब यहाँ पर मैं लिख रही होती हूँ तो आप भी साथ साथ उसको लिखते रहिए। नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? ये एक बार हैंड रेज करके बताएंगे अगर नोट डाउन कर लिया तो। इसके बाद ये देखिए, दूसरा समास हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने दो समास पढ़ लिए हैं, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, और दोनों की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, और आपका बीच में आई हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दो जो हमने अभी तक पढ़े हैं समास, दोनों बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पर ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, रिस्पांस तो आप कर नहीं रहे हैं, ना ही आप कोई हैंड रेज कर रहे हैं, ना ही आप बता रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। द्विगु समास, द्विगु समास, और द्विगु समास की भी अपनी अलग एक विशेषता है जिससे हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, द्विगु समास की क्या विशेषता है, मैंने पहले ही अंडरलाइन किया हुआ है। द्विगु समास नंबर 3 समास, तीसरा समास है हमारा द्विगु समास। तो इसकी विशेषता है कि इसका पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। अगर आपका कोई समस्त पद है तो उस समस्त पद का पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है, यानी कि नंबर वाला होता है, नंबर बताने वाला होता है। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है चौमासा, चौ, ठीक है, मासा, मासा का अर्थ होता है मास। ठीक है। तो चौ का अर्थ हुआ चार, चार मासों का समूह। और देखिए, ये जो है पूर्व पद आपको संख्यावाचक तो होता ही होता है, और ये किसी समूह या समाहार का एक तरह से आपको बोध कराता है। ठीक है। ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि समूह या समाहार का बोध कराता है। समस्त, इसको नोट करेंगे, समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है। जो आपका समस्त पद होगा ना, वो समूह या समाहार का बोध कराएगा। इसके डायरेक्ट नीचे लिखेंगे जहां पर लिखा है कि जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है। अब देखिए, हर जगह आपको समूह यानी कि एक ग्रुप का
बोध आपको होगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई समूह है या किसी ग्रुप की बात की जा रही है। आप देखिए, चौमासा, चौ यानी कि 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समूह कह सकते हैं, 4 मासों का समाहार कह सकते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, वटों, 5 जो वट वृक्ष होते हैं ना, वटों का समूह, पंचवटी, पंच अर्थात 5 वटों का समाहार। और अब किसी भी समूह, किसी भी समास को समझने के लिए जो आपको समस्त पद दिया गया होगा, सबसे पहले उसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे और तभी आप उसको क्लियरली बता पाएंगे। ठीक है, त्रिलोक, त्रि यानी कि 3 लोकों का समाहार, और एक तरह से ये विशेषण भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है। आपने विशेषण पढ़ा होगा ना, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में जैसे हम कहते हैं कि जैसे चौमासा या पंचवटी, त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, शत अब्दों का, शत यानी कि 100, अब्द यानी कि वर्ष का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। ठीक है, तो ये है आपका द्विगु समास। ये 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। अब बाकी हम यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, नवरात्र, नवरात्र क्या होगा? नवरात्र, नवरात्र का क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? नवरात्र। ठीक है, इसी तरह से दोपहर, ठीक है, इनका भी आप यहां पर करेंगे। त्रिभुवन, समास विग्रह करके देखेंगे यहां पर। ठीक है, तिरंगा, इसी तरह से, और यहां पर और भी लिख सकते हैं आप, चौराहा। ठीक है, तो देखिए, नवरात्र क्या लिखेंगे? 9 रात्रियों का समूह का समूह लिख सकते हैं या समाहार लिख सकते हैं। ठीक है, नवरात्रियों का समूह। इसी तरह से दोपहर, तो 2 पहरों का समाहार या समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह या समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का, राहों मतलब क्या होता है? रास्ते। ठीक है, का समाहार। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पर आपको समस्त पद दिए हैं, उनमें आप देख सकते हैं पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी कि जो आपका द्विगु समास है, इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होगा। नवरात्र, देखिए शब्द है नवरात्र, नव यानी कि 9, रात्र यानी कि रात्रियां। ठीक है, तो नव रात्रियों का समूह,
दोपहर, दो पहरों का समूह या समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह या समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। ठीक है, और इस तरफ भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तीन हम समास जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। एक बार अगर कोई हैंड रेज करके फटाफट मुझे क्लियर कर दे कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई और स्कूल नहीं है? खैरी कला वाले कर क्या रहे? तो यहाँ पर हमारे तीनों जो है समूह जो समास हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, दूसरा हमने पढ़ा कर्मधारय समास, और तीसरा हमने पढ़ा द्विगु समास। ठीक है, तो जिसमें हमने तीनों समासों की अपनी अलग अलग विशेषताएं यहाँ पर आपको बताई, जिसमें तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आई हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसके बाद कर्मधारय समास पढ़ा। कर्मधारय समास में आपका पूर्व पद विशेषण होता है और आपका उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास जो हमने तीसरा यहाँ पर पढ़ा, इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और आपका जो बाद का एक तरह से जो बाद का मतलब एक बताता है आपको समझ पर कि ये किसी समूह या किसी समाहार की बात कर रहे हैं। जैसे चौमासा, चार मासों का समूह या चार मासों का समाहार। पंचवटी, पंचवटों का, पांच वटों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार। सप्ताह, दो नवरात्र, दोपहर, त्रिभुवन, तिरंगा, चौराहा। तो देख सकते हैं सबका पहला पद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, संख्या वाचक विशेषण है, यानी कि संख्या बताने वाला विशेषण है। त्रि, चौ, नव, पंच। ठीक है, तो ये सब क्या है, संख्या वाचक विशेषण है द्विगु समास में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज तीन समास जो है अपने अच्छे से क्लियर किए, और बाकी का जो टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम उसको आगे कंटिन्यू तभी करेंगे जब नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे इन तीनों समासों की ये विशेषताएं और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप मुझे यहाँ पर बताओगे। तो आपका होमवर्क है कि आप जितना भी पढ़ाया है उसे रिवाइज करें, और साथ ही कोई भी डाउट यदि आपको होता है सेशन से रिलेटेड तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।